तो नमस्ते दोस्तों, मैं SB के सेम्पाई आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्वर। सो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा कुछ हद तक, ताकि आपके जीवन में सुधार आ सके। सो इग्नोर दिस जस्ट थिंग्स, बट अभी एक सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। सो रिसेंटली हमने देखा है न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है गैस सिलेंडर्स की डिमांड को लेकर। सो अभी जो पेट्रोल वाले जो प्राइवेट वगैरह जो रहते हैं ऑटो रिक्शास वगैरह CNG गैस के लिए, सो उनकी भी कतारें लग चुकी है। सो इस तरीके से देश में हर जगह पे जहाँ पे आप देखो, जैसे कि हमारे एरिया में अगर एक फेमस जगह जैसे नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, सो यहाँ पे कैटरिंग के जो बिजनेसेस होते हैं वो भी स्टॉप हो गया है, और कुछ कुछ लोगों के चल रहे हैं, तो उनके पास भी सिर्फ 1 या फिर 2 दिन का गैस सिलेंडर्स का क्या बोलते हैं स्टोरेज है, या फिर एक क्या बोलेंगे स्टॉक्स, जो उनको अब किसी तरीके से जुगाड़ करके मिल गया होगा या फिर उनका कुछ होगा, है ना। सो इस तरीके से मतलब पूरे देश में एक ईरान का युद्ध जो चल रहा है, एक मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन जो अमेरिका के अब जाने माने जो है उन्होंने लिया है। सो अभी देखो, ईरान कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जो हार मानने वाला है। सो मैं ना ही उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ और ना ही मैं उसका अपोनेंट हूँ, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट अभी हम देख ही रहे हैं। सो मैंने तो ऐसा न्यूज़ भी देखा है, अभी इतना कंफर्म मुझे नहीं पता, बट एक छोटी सी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान कितना आगे बढ़ चुका है। उन्होंने फेक बनाया है, जो टैंक्स होते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हो गए, कुछ ड्रोन्स हो गए, कुछ एयरक्राफ्ट्स वगैरह। सो एकदम फेक, मतलब 3D मॉडल उन्होंने बनाया, और जो अमेरिका और इसराइल के वगैरह जो मिसाइल्स वगैरह थे, सो उन्होंने उसको टारगेट किया है। सो मतलब फेक, मतलब वो पूरा कपड़ा या फिर कुछ कागजी स्ट्रक्चर से बनाया गया है वो। सो जैसे मान लो कि कुछ ड्रोन्स वगैरह या फिर एयरक्राफ्ट्स का वो डिज़ाइन, टैंक्स वगैरह आ गए उसमें। सो इस तरीके से, और वो हिट कर रहा है, मतलब उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कुछ भी मिसाइल्स हो या फिर जो कुछ भी, मतलब उनका डिफेंस का सिस्टम, अटैकिंग सिस्टम हो गया इसराइल और USA का, सो वो इस तरीके से वेस्ट कर रहा है। सो ईरान ने यहाँ से खेला है, और देखते हैं कितना दिन युद्ध चलता है। आज 13वां दिन है, और हमारी जो कैलेंडर की तारीख है 12 मार्च 2026। सो देश में सीरियसनेस चल रही है, लेकिन कॉमेडी भी हो रही है। सो देखो, अभी आज ही एक न्यूज़ आई है। सो जो विधान भवन है, सो महाराष्ट्र का, सो वहाँ पे बोले है कि बॉम्ब मिला है बोले। सो एक तरफ यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हो सकती है। सो आज की तारीख 13 मार्च है। तो दोस्तों, आज का दिन जो चल रहा है वो तो दोस्तों, आज की तारीख 12 मार्च है, और 12 मार्च 2026, और आज का युद्ध का 13वां दिन है। सो यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी अभी मैंने जो न्यूज़ देखी, वहाँ पे ऐसी न्यूज़ मतलब बताई जा रही है कि एक मेल आया है, और जो विधान भवन है महाराष्ट्र का, सो वहाँ से बॉम्ब स्फोट होने की कुछ आशंकाएं बताई जा रही। सो अभी देखिए, इसमें पॉलिटिक्स भी हो सकता है या फिर ये रियल भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम इतनी लार्ज है ये नहीं, गैस वाले जो एनर्जी सेक्टर का है, जो क्योंकि ईंधन टुकड़ा के कारण से हो सकता है। अब एक और न्यूज़ आ चुकी है, जहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो होता है, मतलब जहाँ से ये जो आखाती देश होते हैं उनकी तरफ से क्रूड ऑयल हमारे देश में आता है या फिर बाहर के दूसरे देश में जाता है। उस क्रूड ऑयल को फिर ट्रांसफॉर्म करके उससे LPG बनाए जाते हैं, CNG बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना।
सो ये सब इथेनॉल वगैरह जो कुछ भी अल्कोहल वगैरह केमिकल जो भी बनाए जाते हैं, सो क्रूड ऑयल की हेल्प से वो बनाए जाते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से जहाज जाते हैं। सो आप देखना मैप में गूगल करके, सो वहाँ से जो ईरान के पास वाला होता है वहाँ पे देखना। सो कुछ 170 किलोमीटर्स का कुछ उसकी लंबी होती है और कुछ 30 किलोमीटर्स का उसका रुंदी का ये डिस्टेंस है। सो ऑलमोस्ट इतने जगह से वहाँ से जहाज जो आते हैं और दूसरी देशों में ये क्रूड ऑयल भेजते हैं, है ना। सो ये जो ऑयल क्रूड ऑयल जो मिलता है आखाती देशों में, जैसा मतलब उसमें आ गया हमारा ओमान आ गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, है ना, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया। सो ये जो भी अरेबियन कंट्रीज होती है इनमें जो क्रूड ऑयल बनता है निकलता है, तो उसी से फिर यहाँ पे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। और ये एलपीजी गैसेस, सीएनजी हो गया और आपका पाइपलाइन वाली नेचुरल जो गैस होती है वो भी आते हैं। सो ये सब कन्वर्जन इस क्रूड ऑयल की हेल्प से होता है। सो और जो बहुत सारे क्या बोलेंगे जो वर्ल्ड में प्लेसेस है, सो मैक्सिमम उसका सप्लाई चेन और रशिया के पास होता है। सो जो इंडिया जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वो 40% से ज़्यादा ईरान से करता है, ऐसा मतलब एक न्यूज़ में मैंने सुना है। सो आप देखो अब इतना डेवलपमेंट हम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, बट जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश पे, अभी देखो आप जगह जगह पे जाओ या फिर आपके खुद के शहर में जाओ, वहाँ पे देखो गैस एजेंसीज, या फिर अगर आपको खुद को सिलेंडर की प्रॉब्लम है तो आप मतलब वहाँ पे जाओगी। सो गाड़ियाँ आने मतलब इतना सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई है कि जो स्टॉक्स किसी के पास अवेलेबल थे तो वो ख़त्म हो गए, और अभी नए वाले जो स्टॉक्स बुलाए जा रहे हैं तो उनको कॉल लग नहीं रहा या फिर वो फ़ोन उठा नहीं रहा है, जो मतलब डीलर्स लोग वगैरह थे। और देखो अभी जो सप्लायर वगैरह रहते, एक मैं आपको बिजनेस बताता हूँ, जैसे कि कैटरिंग का हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है व्यवसाय। सो मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे जो नागपुर वाले कैटरिंग के जो एक बड़े मतलब उद्योजक है, सो उन्होंने बताया कि मेरा डायरेक्ट कंपनी वालों से कांटेक्ट है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पास मैं इतना बड़ा मतलब इतना बिजनेस करता हूँ लेकिन एक भी सिलेंडर उनके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है सामने वाली पार्टी ने उनको। तो अभी आप सोचो, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी का बर्थडे रहा या फिर किसी का मतलब बारसा रहा या फिर कोई एक दिन का छोटा सा कार्यक्रम है तो वो एडजस्ट कर लेगा या फिर उसको टाल सकते हैं या फिर सामने पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का वेडिंग रहा, वेडिंग मतलब उसमें आ गया आपका हल्दी आ गया, रिसेप्शन आ गया, मेहंदी आ गया, सो ये जब पूरा मतलब 3-4 दिन का जो शेड्यूल होता है, सो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि खाना ये अब खाने में बहुत सारी वेराइटीज होती है और हर किसी की जो लिमिट होती है जिसका जो भी रखना है उस हिसाब से वो सब लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन खाने का आइटम हर जगह पे हर कार्यक्रम में अवेलेबल रहता है ना, वरना मतलब लोग भी खाने के लिए आते हैं और खाने की बदनामी करते हैं खाना खाने के बाद। सो और इसी से औकात भी ठहराते हैं लोग। सो समझो इस बात को, मेरे इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा मराठी आएगा, लेकिन मेरा क्योंकि एक पर्सपेक्टिव है कि पूरे इंडिया में इसका नॉलेज चला जाए, सो इसीलिए मैं मराठी में नहीं कर रहा। मराठी में और दूसरे सेक्टर्स कंटेंट में करने वाला हूँ कवर, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है कि वहाँ यहाँ से जाके यूपी बिहार वाले लोग भी कुछ समझे जिनके पास सेंस नहीं होता। सो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड लोग भी वहाँ पे है। तो ये सब टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे, बट आज के टॉपिक पे आते हैं। तो बात यही है दोस्तों कि उन्होंने जो बताया कि शादी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कैसे टाला जा सके या फिर उनको कैसे आप ये सामने भी पोस्टपोन करें, क्योंकि सब कुछ बहुत बड़ा काम का बड़े लेवल का काम होता है। आपका यहाँ पे गहने से लेके पूरा गाड़ी का अरेंजमेंट आ गया, अगर आप दूल्हे के साइड से हो उसका बैंड का अरेंजमेंट आ गया, है ना, घोड़े का अरेंजमेंट आ गया, उसका डीजे का अरेंजमेंट आ गया, कैटरिंग का तो ये मतलब अपना ये चल ही रहा है। सो उसमें और पार्टी का कन्वीनियंस, उसमें उनकी प्राइवेट और बातें, सो ये सब कुछ अरेंजमेंट आ गया है ना। सो
हर एक बिजनेस कनेक्टेड रहता है जो इस वेडिंग सीजन में, खास करके हमारे इंडिया के समर सीजन एक्चुअल में। तो इसमें शादियां बहुत सारी होती है। सो इसमें जो ये वेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं सब कुछ आ गया इसमें। और उन्होंने बताया कि अभी जो हॉल, सेलिब्रेशन हॉल है, फिर रिसोर्ट जो बनते हैं, सो वो मॉडर्न होते हैं। तो उनके पास मतलब इस तरीके की फैसिलिटी होती है कि वो ये सब कुछ एक मॉडर्न वे से करते हैं और उनको एक गैस सिलेंडर चाहिए होते हैं। सो अब कुछ लोग बातें करेंगे कि चूल यानी कि लकड़ी पे जला के, तो लकड़ी अभी भी जलाना बैन है। सो करेंगे कैसा इस व्यवसाय को, ओवरऑल चीज यही है। तो दूसरी बात उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 1 या 2 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। अब अगर ऑर्डर हमारा 1 या फिर 2 दिन का है तो उनका हम ऑर्डर रिसीव करेंगे। और यही स्थिति दूसरे भी शहरों में बताई गई है। आप न्यूज़ वगैरह देखो, ठीक है, और ठीक ठीक जगह से वीडियोस भी आएंगे। इसका इम्पैक्ट देखो, युद्ध वहां पे चालू है लेकिन इम्पैक्ट हमारे पे पड़ रहा है। हमारा कंट्री यहाँ पे इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम एज ए इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे की केयर करें। अब लोग करते हैं या नहीं तो पता नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस बात की मतलब एक समझो इस चीज को कि मैं कुछ चीजें आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये चीजें हो कैसे रही है। कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होता है। लेकिन कुछ भी मतलब बातें बना के उसके उनके दिमाग में वो एक चीज बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है और ये चलता कैसा है पॉलिटिक्स वगैरह। तो अभी एक न्यूज आ गई है, और एक न्यूज आ गई है कि वहां से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सो वहां से जो जहाज रोके गए थे क्रूड ऑयल के, वहां से एक जहाज जो बड़ा कुछ 1.5 लाख से ज्यादा करोड़ का टन का कुछ तो भी नंबर है उसका, सो उसमें उतना क्रूड ऑयल लेकर आ गया है मुंबई के पास। सो जो ईरान ने परमिशन दी है, हमारे कुछ परराष्ट्र मंत्री वगैरह जो उनके साथ डिस्कशन किया है, सो उन्होंने बताया है कि जो इंडिया वाले जो झंडे है, भारतीय झंडों के जहाज जो रहते हैं उन्हें परमिशन दिया गया है वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए, ताकि हमारे जो ये क्रूड ऑयल से लेके फिर बाद में क्रूड ऑयल का ट्रांसफॉर्मेशन, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या आपका सीएनजी हो गया, है ना, एलपीजी हो गया। सो इसमें से जो कुछ भी उसका जो गैसेस वगैरह मतलब जितने भी बनते हैं, सो उसका सप्लाई चेन और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। मतलब जो चीज़ इजीली अवेलेबल थी तब तक हमें उसका आइडिया नहीं था, लेकिन जब अभी अनअवेलेबल है और उसका बहुत ही कमी महसूस हो रहा है, तो आप समझ रहे हो कि कितना गहरा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ रहा है, हमारे पूरे लाइफस्टाइल पे पड़ रहा है। लोग कतारों पे लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, कुछ रात से गए हैं, कुछ दो तीन दिन तक अभी लगेगी। सो यही है, ये एक बहुत ही बेहुदा चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हम जो बोलते हैं कि वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट या फिर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसा, बट एक्चुअल में ग्राउंड स्थिति यही है। यहाँ पे जिम्मेदार सिर्फ पॉलिटिशियंस लोग नहीं है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जिनके ऊपर पार्लियामेंट में 44% से ज़्यादा लोग अपराधी तड़ीपार लोग वहाँ पे बैठे हैं, वही लोग नियम बना रहे हैं और वही लोग मतलब अपने लिए ही तो अपनी जगह बराबर सेव कर लेंगे, अपनी पेंशन से लेके सब कुछ, इलेक्ट्रिक बिल से लेके सब कुछ वो उसमें मतलब बराबर सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि उनको इम्पैक्ट ना हो। एक्चुअल में यहाँ पे जिसको तकलीफ होती है वो होता है गरीब और मिडिल क्लास पर्सन, क्योंकि अमीर लोग तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, तो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। सो हर एक की मतलब मेंटेलिटी अलग होती है। सो कुछ अमीर लोग ऐसे भी होते हैं जो दान धर्म करते हैं, बताते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लुटाएंगे भी, और उसमें दूसरों को लूटेंगे भी, लेकिन उसमें अपनी इमेज को बरकरार रखते हैं। सो इस तरीके से। और कुछ लोग गरीबों का हाल, आप वो स्थिति जब आपके पास आएगी ना, या फिर अगर आप निकल रहे हो उस स्थिति से, तभी उसको
फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। सो यही है। सो यहाँ पे खाली हमारे जो यहाँ पे चल रहा है गैस का दर कुछ 910 रुपये 920 रुपये ऐसा कुछ चलता था। अभी पिछली बार जब हमने गैस वगैरह सिलेंडर बोल रहा सिलेंडर मंगाई थी, तो इसके जो रेट्स है वो 2-2 हज़ार रुपये ले रहा है, कोई 1800, कोई 1400 1500 तक के ले रहा है। सो आप समझ पा रहे हो इतना इसका प्राइस। और ये कौन ले रहा है? ये जो ब्लैक में बेचने वाले रहते हैं सिलेंडर। सो इस तरीके से काम कर रहे हैं, और जिसको लेना है वो लो, नहीं तो मत लो। मतलब स्थिति इस तरीके से आ गई अब लोग। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? इंडक्शन, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाला जो होता है, तो उसका भी स्टॉक अभी कम हो गया है। अब हमने या फिर जो कुछ भी जो विचार करने वाले लोग हैं, थिंकिंग वाले, या फिर जो स्टूडेंट्स वगैरह लोग हैं, तो उन्होंने वो एक्चुअल में पहले ही खरीदा है, और उनके पास शायद उतना दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसको एक प्राइवेट एंटिटी की तरह देखेंगे या फिर एक इंडिविजुअल की तरह देखेंगे, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी मतलब बोलना गलत होगा क्योंकि वो कंपनी उसमें वर्ड आएगा, लेकिन हम देखेंगे कि इंडिविजुअल लाइफ में इसका अगर बॉयज़ लाइफ है, बॉयज़ रूम है, या फिर किसी मतलब ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे उनका सब खाना पीना एक या फिर 2 इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे हो रहा है, तो वो लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर फैमिली पूरी चल रही है, सिलेंडर के बेस पे सब कुछ चल रहा है, सिलेंडर्स के पर्याय में और आपको सिर्फ लकड़ियाँ मिलेंगी, आप चूल बना के, है ना, चूल्हा बना के मतलब जलाएंगे, लकड़ियाँ लगाएंगे, आग, तो वो खेड़े गांव में चलेगा, बट शहरों में कैसा चलेगा? और इतना मतलब कैसे? और प्रशासन भी इतना हर एक जगह पे जाके कितना कंट्रोल करेगी, कितने लोगों को अरेस्ट करेगी? सो समझो इस चीज़ को। सो गैस और ये सिलेंडर, ये जो भी सिस्टम चलता है, सो ये हम सबको डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड है ना। सो यही सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर। और इसके बाद में अभी पेट्रोल के भी प्राइजेस, डीजल के भी प्राइजेस, तो ऑलरेडी तो बहुत टैक्सेस वगैरह लगा के तो पूरा शोषण चालू ही है। लेकिन रियलिटी यही है एक्चुअल में, हम जितना पेड कर रहे हैं ना पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, उससे कई ज़्यादा परसेंटेज में, मतलब कम परसेंटेज में यहाँ से इंपोर्ट होता है हमारे देश में, हमारे देश से इंपोर्ट होता है दूसरे देश में पेट्रोल डीजल वगैरह। सो मतलब कुछ अगर हम एक आपको अंदाजे ही बताओ, 105 रुपये पर लीटर कुछ तो भी अभी चल रहा है, 104.90। सो इसमें से अब जो बाकी कंट्रीज को जाता है कुछ 60 रुपये पर बैरल पर लीटर का, जो बैरल्स में स्टॉक जाता है 60 रुपये, कुछ 55। सो इस तरीके से वो डिफरेंस होता है। सो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करो कि अगर ये चीज़ कोई अवेलेबल नहीं होती या फिर कोई टुकड़ा हो जाता है तो कितना ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करता है। अब इसमें जियोपॉलिटिक्स आता है, इसमें ईरान का रोल आता है, इसमें इजराइल का रोल आता है, इसमें अमेरिका का रोल। रशिया चाइना तो है ही सपोर्टर्स ईरान के लिए, बट कंपटीशन है अमेरिका के लिए। सो अब अमेरिका जिसको हम देखते हैं, भाबते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है लीडर, सो उसके जो निर्णय होते हैं, हम देखते हैं यूएसए ने पहले से एक डोमिनेंस क्रिएट करके रखा है, वर्ल्ड लीडर ऐसी एक इमेज बनाया है। लेकिन अभी हमने देखा कि उसका इज्जत का भाजीपाला होना चालू हो गया है। सो क्योंकि उसके ईरान के जो मिसाइल्स और जो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज है, सो उसने वो हाइड करके रखी थी। और बताया ये जा रहा है कि अब ईरान ने उनका डिफेंस सिस्टम काफ़ी वीक कर दिया है अमेरिकी का। सो अभी देखते हैं युद्ध कितनी देर चलता है और इसमें कौन बाजी मारता है। बट ईरान ने भी बताया, क्योंकि ईरान का अपने टॉप लीडर को ख़त्म कर दिया, उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया तो वो तो बदला ले गए। अभी पता नहीं, मतलब मैं तो सपोर्टर या फिर ओपोनेंट भी नहीं हूँ किसी भी कंट्री का या फिर किसी का, ये मतलब कुछ भी। तो मैं एक स्पीकर होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते जो एक स्थिति चल रही है उसके बारे में विश्लेषण करना मेरा काम है, क्योंकि मुझे उसके संबंधित जानकारी मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक भारतीय नागरिक होने के कारण आप सबको भी ये पता होना चाहिए। सो
इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते थे और इस युद्ध को टाला जा सकता था। लेकिन क्योंकि अभी देखो, ये जो लीडर्स होते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प हो गया, इसका बाद में ईरान के हो गए खामेनी, तो उनकी तो डेथ हो गई, उनकी फैमिली वगैरह, मतलब एक मिसाइल में पूरा तबाह कर दिया है, मतलब है ना। ऐसे तो कई सारे मिसाइल्स वगैरह और बॉम्बर्स वगैरह डाल दिए होंगे। सो स्कूल की बच्चियाँ वगैरह एकदम से मतलब डेथ सीन्स देख गई। अब कितने सारे फैमिली के लोग इम्पैक्ट हो गए। सो ये तो उनके देश की कहानी है। बट यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ और इसमें आती है कि लीडर्स का जो डिसीजन होता है, चाहे आप किसी भी कंट्रीज में हो, तो जो दो लीडर्स होते हैं, अब इस केस में हम मान के चलते हैं ईरान और इसका कट्टर और दुश्मन है इसराइल। और जो हमारे साथ तो हम उनकी रिलेशन, इंडिया के रिलेशन और इसराइल के अच्छे हैं, अमेरिका के भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार वो गड़बड़ी कर देता है। हमारा रशिया एक बहुत अच्छा दोस्त है, सो ऑलवेज सपोर्ट करता है। बट कई बार अब जो एक और न्यूज़ आ गई है, जैसे कि हमें अमेरिका ने बोला है कि आपको परमिशन दिया जाता है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हम पे पकड़ बनाई है। सो 1947 में हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, बट अभी भी अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, तो हमें अमेरिका से क्यों परमिशन लेनी है क्रूड ऑयल लेने के लिए रशिया से? क्योंकि अमेरिका और रशिया में यूएसएसआर का शीत युद्ध से पहले से ही चल रहा है। एक वर्ल्ड पावर डोमिनेंट कौन बनता है इस दौड़ में। सो आप देख सकते हैं, तो अमेरिका बोल रहा था कि अमेरिका बोल रहा था, मतलब यूएसए प्रेसिडेंट। सो वो बोल रहा था कि मुझे नोबेल प्राइज दे दीजिए कि मैंने यूएस क्या बोलते हैं, यूक्रेन और रशिया का वार रुका है। सो यहाँ पे देखिए, ये आग लगाने वाला बंदा है। सो इसको आप होप भी कैसे करोगे कि नोबेल प्राइज मिले? और ये प्राइज जो होता है वो विश्व शांति के लिए होता है। एक्चुअल में विश्व शांति के लिए जो लोग निकले थे वो थे वो बुद्धिस्ट लोग थे। सो उनकी तरफ तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। हाँ, कुछ कंट्रीज जो होती है, जो पीसफुल कंट्रीज है, जैसे कि मुझे याद नहीं उस कंट्रीज का नाम, लेकिन उनको वहाँ पे स्वागत कर दिया गया है। वो इस साल की बात है। उन्होंने एक विश्व शांति का ये किया है, विश्व शांति का रन, दौड़ कुछ तो भी ऐसा। सो विश्व शांति का वॉक ऐसा कुछ तो भी एक है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु कतार में जा रहे हैं और एक शांति का संदेश देने के लिए दुनिया के लिए। और ये युद्ध से पहले हुआ है। सो अब युद्ध इन्होंने जो बताया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को और स्त्रियों को जो अवशेष होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स को काट काट कर खाया जा रहा था, ऐसा कुछ तो भी उसमें न्यूज़ आ गई। सो इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं इंडस्ट्री के, उनका नाम और उनके फुटेजेस वायरल हो गए हैं। शायद आपने उसमें से कुछ वीडियोस वगैरह देखे होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ वीडियोस एआई से बनाए गए हो, उसमें से कुछ वीडियोस फेक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज इंफॉर्मेशन उसमें से सही हो सकती है। सो इसका पूरा अभी ब्यौरा दिया गया नहीं है, लेकिन उस बड़े स्कैम को, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल का स्कैम हो सकता है, एक स्कैम नहीं, इसको तो एक, क्योंकि ये तो मर्जी से किया गया, अगर हो सकता है तो ये तो एकदम पूरा, मतलब उनका बिजनेस ही डैमेज कर देगा, उनकी एक लेवल, उनकी जो एक इमेज होती है पूरा। और जो लोग समझ गए होंगे वो समझ गए, बट इससे है ना, मतलब उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी गिर सकता है, पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है। सो इस तरीके से ये एपेस्टीन फाइल का मामला है, उसको ढकने के लिए अब उन्होंने युद्ध चालू किया है। उन्होंने मतलब यहाँ पे अमेरिका। सो समझो इस पॉलिटिक्स को। अब मैंने कुछ और भी मतलब मैं देखता रहता हूँ इंटरव्यूज, किसी के वीडियोस वगैरह। तो एक पर्सन थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था,
एक कोचिंग क्लास में, तो उनका इंटरनेशनल रिलेशन ये टॉपिक कवर हो रहा था, मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे। सो उन्होंने, वो जो मैडम थी ना, मतलब दिल्ली में थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा। सो इतना हाईली अट्रैक्टिव थी उस यूएसए की तरफ, और उनके स्पीच से ऐसी बू आ रही थी जैसे मानो कि, और उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर में आखिर में बोला कि आप इंडिया में रहकर इंडिया के टीचर कम लग रही है इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक बताने वाले, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट थे और क्वेश्चनिंग वगैरह आस्किंग उनका चालू था। और उन्होंने जिस तरीके से वर्ड्स रखे, जिस तरीके से बयान रखा कि अमेरिका ही सुपर पावर है, वो जो करेगा वही सही है, बाकी लोग तो सिर्फ भुगतने के लिए तैयार है, और ये सब है ना। क्योंकि एक आज का जो टाइम है, वो कोई एक पावर नहीं होनी चाहिए, और अगर एक पावर कंट्रोल कर रही है, फिर चाहे वो पूरे के पूरे समाज के लिए गलत हो, तो फिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। और हमें, चाहे आप किसी भी देश के नागरिक हो, बोलने की फ्रीडम चाहिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो ये तो हमारा इंडियन लॉ हो गया, इंडियन क्या बोलेंगे, संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान ने। बट इंटरनेशनली भी अलग अलग उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कुछ भी उनके लॉज आ गए, रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए, सो उसमें ये स्पीच है। सो जो रिपोर्टर ने बताया कि आप, मतलब एंड में हो गया था कि आप इंडियन टीचर्स के कंपैरिजन से, जो इंटरनेशनल रिलेशन सिखा रहा है, उसके कंपैरिजन में आप अमेरिकन सेक्रेटरी ज़्यादा लग रही है आपके स्पीच से। सो आप समझ सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से बताया। मतलब उनका एक ऐसा मानना था, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका एक ब्यौरा देता कि अमेरिका ही सुपर पावर है, चाहे आप किसी भी कंट्री को कंपेयर कर लो, और अमेरिका जो करेगा वही दुनिया के लिए सही है। अब पता नहीं, मतलब क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि पावर और पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग इंटीग्रिटी, वैल्यू वगैरह, ये सब कुछ जो कुछ भी आएगा, लॉयल्टी वगैरह। बट खेल होता है पावर का, है ना। बट यहाँ पे देखो, अगर लोग एकजुट है तो किस तरीके से वो बड़े से बड़ी ताकत का सामना कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल है ईरान। अब बहुत सारी पॉलिटिक्स की बातें हैं इसमें कि हमने उनको क्या बोलते हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, या फिर हमने नहीं किया, वगैरह वगैरह। बट आज की रियलिटी को देखो, और उस तरीके से आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि आपके कंट्री में, अब ये तो मैं एक बेसिक लेवल बता रहा, क्योंकि इस गहरे सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए उनकी भी एक मीटिंग्स होती है और होती होंगी, है ना। बट अगर इस विषय को देखो, समझने की कोशिश करो कि अमेरिका कुछ फाइल्स को अपने, मतलब पावर को बचाने के लिए हिडन कर रहा है उस एप्स्टीन फाइल के जरिए। एप्स्टीन मतलब एक आप देखना उसमें डिटेल्स में जाके, क्योंकि ये उसमें से कुछ चीज़ें फेक भी हो सकती है, और कुछ चीज़ें एक्यूरेट भी हो सकती है, और राइट भी हो सकती है। लेकिन उसमें से आप समझो, उस मैटर को ढकने के लिए अगर ये लोग युद्ध कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग से लेके पूरा थार्ड सिस्टम वगैरह, ये सब मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह, अटैक्स, इसमें जो कॉमन पीपल्स होते हैं, जो देश के लोग होते हैं, ईरान के लोग समझो, या फिर यूएसए के जो आर्मी पर्सन्स वगैरह, मैंने देखा है उनके, आप देखो वीडियोस वगैरह, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे। न्यूज़ चैनल पे कम दिखाएंगे, क्योंकि ये दलाल मीडिया होती है। बहुत ही रेयर ऐसे न्यूज़ चैनल्स रह गए हैं, और न्यूज़ रिपोर्टर्स, एंकर्स लोग रह गए हैं जो अपना वर्क ऑनेस्टली करते हैं। अभी अभी मैंने और राहुल गांधी सर का इंटरव्यू देखा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी एक पीएम बनने के योग्य है, या फिर राघव चड्ढा सर पीएम बनने के योग्य है, या फिर अरविंद केजरीवाल सर ही ईमानदार है। देश में बहुत सारे लोग हैं, बट आप लोग इस लोगों को अगर चुन के नहीं दे सकते हो, पता नहीं आप कौन से लोगों को चुन के दे रहे हो। मतलब जो लोग एकदम अंधभक्ति करते हैं और देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद पे विवाद करते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम। और देखो वहाँ पे चाइना में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, रशिया में
जापान में, सिंगापुर, कहाँ पहुंच गया। यहाँ से 50-60 साल, 70-80 साल लगेंगे मेरे हिसाब से, अगर उनका टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आ गया उसको एडप्ट करने के लिए। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? एक और चीज सोचो, उस एंगल से भी सोचो। आज ईरान में युद्ध हो गया, ईरान के पास क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अमेरिका का किसी के साथ युद्ध हो गया, उनके पास टेक्नोलॉजी है, चाहे आपका गूगल का सर्विस सेक्टर हो या फिर जो कुछ भी आपकी जीमेल से लेकर सब कुछ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह हैंडलिंग। सो आप देखो, चाइना ने अपना अलग लेवल का बनाया है ताकि कोई दुनिया उससे इम्पैक्ट कर ही ना सके। तो जो कुछ सोशल मीडिया वगैरह है, उनके खुद के इंजीनियर्स ने, सॉफ्टवेयर्स वाले, जो कुछ भी हार्डवेयर वाले, जो कुछ भी डिजाइनर है लोग, तो वो उन्होंने बनाया। सो आप देखो, इंडिया के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि जिससे अपना किसी कंट्री के साथ युद्ध होगा तो अपन पूरे दुनिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं, खुद का बनाया हुआ। फिर ये तो बाकी का सर्विसेज दूसरे देशों से ले ही रहे हैं, है ना, बट खुद का बना हुआ है क्या कुछ? तो इस वाले विषय को गंभीरता से लो। सो आज ये छोटा विषय लग रहा है, बट इम्पैक्ट देखो। यहाँ पे बड़ी बड़ी लोगों ने बड़े बड़े, जो मतलब लंबे, बड़े बड़े मतलब एक नंबर्स में बता रहा हूँ, बड़े बड़े मतलब अमीर लोगों ने, यहाँ पे अमीर लोग तो नहीं आएंगे ना कतार लगाने के लिए, यहाँ पे आएंगे लोग गरीब और मिडिल क्लास पर्सन्स, जिनको सप्लाई जो होता है उनसे कोई समझो एक जो गरीब होता है जिसकी मजूरी कुछ 500-600 रुपये आते हैं, कई बार तो आती भी नहीं होगी, कई बार 100-150 रुपये में आ जाती। सो वो कैसे काम करते होंगे? और इस तरीके से जब उनका 950 रुपये या फिर 900 रुपये का सिलेंडर जब घर में आता है, तब जाके चूल्हा पेटता है, तो मतलब चूल्हा लगता है, चूल्हा जलता है, सो वहाँ से खाना पकता है। अब हर एक कंट्री में देखो, अपना हर एक स्टेट में देखो, तो आपको ये कतारें लंबी लंबी लगा के दिखेंगे लोग। और मुंबई में तो 50% से ज़्यादा होटल्स में बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सप्लाई नहीं है सिलेंडर्स की, और जिनके पास सप्लाई है वो 1 या 2 दिन के है। अब वही सेम हाल नागपुर, वर्धा में भी है। सो कैटरिंग के व्यवसाय, अब ये तो वेडिंग वगैरह कैसे करेंगे पता नहीं लोग, मतलब हर किसी की पॉसिबल नहीं है ना, मतलब इतना लोगों को खाना देना है आपको, सब कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, फिर बाकी तो हो जाएगा। या फिर अब तो कुछ लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा कि लड्डू खाइए और चले जाइए, है ना, मतलब शादी वगैरह जिसको करनी थी। तो इस तरीके से दिक्कत आ रही है। इम्पैक्ट वहाँ पे हो चुका है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो लीडर्स है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप हो गया, और खामिनेई का तो अब कुछ पता नहीं रहा, बट इसराइल के भी लोग, इसराइल के जो लीडर है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, अब हमारे आ गए। अब उनको क्या बोलूँ मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि एक अंदाजा लगाओ चीज से। आप अगर एक लॉजिकल ब्रेन वाले हो, अंधभक्ति में डूबे हो, मेरा तो कुछ लेक्चर काम का नहीं है, बट समझो अगर आप लॉजिकल, थोड़ा सा भी लॉजिकल प्रैक्टिकल दिमाग लगाते हो, अपनी बौद्धिक क्षमता को यूज करते हो, आप पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो कुछ नहीं समझता, कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी गलतियां करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। और एक्चुअल में कई बार अनपढ़ लोग ऐसे काम अच्छे कर लेते हैं जो पढ़े हुए लोग नहीं कर पाते। तो इस डिफरेंस को समझो। एक मुझे पॉइंटर समझ रहा है, सोनम वांगचुक, एक एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए उपोषण वगैरह करता था, आंदोलन करता था, है ना। हमने देखा वीडियोस उनके इंस्टाग्राम पे आते थे। ये तो मतलब मीडिया वगैरह सब अंधाधुंधी थी, वो सब कंट्रोल किया था ये सब गवर्नमेंट ने। सो अब बहुत सारा इसमें और भी बैकग्राउंड आता है, जैसा कि नेपाल में जो गवर्नमेंट पलटा दी, और वो जो कुछ भी हो गया है ना, मंत्रियों को भगड़ भगड़ के नंगा कर कर के खेत दिया गया, किसी को जला दिया गया, सब, है ना। तो ये सब माहौल बनता है, और कई जगह पे हमारे इंडिया में भी बना था। अब पता नहीं, मुझे उसका कुछ वीडियोस वगैरह नहीं आ रहा है, सिचुएशन वगैरह,
बट लोग मशाल लेकर गए थे कई जगह पे, उसका हो गया। बट इसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखा, अब उसमें से हो सकता है कुछ फेक वे वीडियोस थे, बट इस पे नहीं दिखाया गया क्योंकि ये सब कैप्चर हो चुका है। और जो गवर्नमेंट बोलेगी वही इनको दिखाना पड़ेगा, वह अदरवाइज इनको परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे उनका शो रन करने के लिए। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारा स्कैम हो रहा है, बहुत सारे भ्रष्टाचार, और ये लोग ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे मतलब उस पोजीशन पे, बड़े वाले टॉप पोजीशन पे ही कर रहे हैं। एक्चुअल में देखो तो हमारा समझ की मेंटेलिटी वही है। अब मैं आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे आके बताता हूँ। तो एक यही प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। जैसे कि जो समझो मिडल वाला जो पर्सन है, वो गैस का सिलेंडर का सप्लाई कर रहा है, अभी उसमें ब्लैकआउट डे आ गया, मतलब स्टोरेज की दिक्कत आ गई, अपना सप्लाई चेन की दिक्कत आ गई। तो इनके पास कई जगह पे स्टोरेज ज़्यादा रहेगा, बट फिर भी ये छुपा के रखेंगे, है ना। तो अभी समझो कि 100 कैंडिडेट्स है, मतलब 100 कैंडिडेट्स है लाइन में लगे हुए। और आपको एक सिटी का एग्जांपल देता हूँ, और हमें चाहिए आज की डिमांड में, मतलब किसी ने कभी 10-15 दिन पहले बुक किया होगा, किसी ने 4-5 दिन पहले बुक किया होगा। तो ऐसे सिलेंडर्स के सप्लाईज वगैरह करने हैं। अब जो डीलर्स होते हैं वहाँ से जो मतलब उनके जो एजेंसीज में जो जहाँ से ऊपर से जो गाड़ियाँ आती है, मतलब मेन सिटीज से लेके जो सब सिटी होती है वहाँ तक इनका जो पूरा का पूरा ये HP या फिर इंडियन गैस के जो सिलेंडर आते हैं, मतलब एक छोटा सा लेवल आपको बताता हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया आएगा। तो यहाँ पे देखो जो मिडल वाले जो पर्सन होते हैं, ब्लैक में बेचने वाले, अब ये एजेंसी वालों का तो ठीक है, एक फिक्स प्राइस होगा, बट इनको सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो चलाएंगे कैसे काम। तो अब जिनके पास सिलेंडर्स अवेलेबल है, जो ब्लैक में काम करते हैं, क्योंकि इसमें आ गया आपका एक पर्सनल सिलेंडर जो आपको घर में चाहिए, उसमें भी 2 सिलेंडर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें पहले जैसी एक लिमिट थी कुछ तो भी 14 दिन का, फिर उसमें आ गया 21 दिन, अब तो 28 दिन का भी कुछ बता रहे हैं। उतना गैप होना चाहिए बोलते दो सिलेंडर के बीच में, तब तक मिलता नहीं। अब तो उन्होंने कुछ मैंने यहाँ पे देखा जो हमारे महाराष्ट्र में चलता है। उन्होंने बोला कि हमने एक महीना से नंबर लगाया था, तो वो लोगों को भी OTP वगैरह मांगने के लिए यहाँ पे लाइन के लिए बुलाया। वो लोग लाइन में खड़े थी, मतलब आंटियाँ वगैरह जो बूढ़ी वगैरह रहती उस एज की। सब लोग जो बूढ़े बुजुर्ग से लेके यंगस्टर्स वगैरह लोग, छोटी बच्चियाँ वगैरह भी लाइन में लगी है। आप देखो धूप में वगैरह, और इतनी बेहद आपत्तिजनक स्थिति है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनकी फैमिलीज को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सेटलमेंट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ उनको मिल ही जाता है, और क्योंकि पैसा होता है और पावर भी होती है, तो उनका कनेक्शन ऐसा रहता है। तो वो लोग उनकी फैमिली के लिए सेव करने के लिए रखते हैं। हो सकता है, मैं तो उतना उसका डाटा नहीं लिया हूँ, लेकिन ये सिलेंडर वो 5-5 हज़ार रुपये देकर भी इजीली परचेस कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं उनके फैमिलीज के लिए, क्योंकि इसका डेडलाइन पता नहीं है, और इसका इम्पैक्ट तब तक चलेगा जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता। और क्योंकि ईरान ने अपना एक प्राइम लीडर खोया है। अगर हमारा प्राइम लीडर खोते हैं हमारे कंट्री का, एक पल के लिए सोच के चलिए, तो कैसे लोग उनके देश में जो लोग उस कंट्री के उस लीडर को फॉलो करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग विरोधक भी हो, तो वो लोग किस तरीके से उनका दिमाग होगा, तो वो लोग कैसे हार मानेंगे इस युद्ध से निकलने के लिए, है ना। पूरा फैमिली उनका डैमेज कर दिया है, तो यार क्या बोलेंगे अभी। तो ईरान तो मुझे नहीं लगता जल्दी से इसमें से निकलने के चाहेगा, लेकिन अमेरिका वालों ने अब उसमें, क्योंकि पूरा सिस्टम ही आ गया ना इस एक आदमी की वजह से, अब उनका पूरा डिफेंस सिस्टम आ गया, उसमें पूरा आर्मी का सिस्टम आ गया, है ना, जो कुछ भी, और इससे इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्मल पब्लिक को। इसमें आर्मी पर्सन्स खोए जाते हैं। अब सामने वाले जो होने वाले युद्ध है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ करके बॉट्स वगैरह में युद्ध होगा, कुछ बायोलॉजिकल युद्ध होंगे, मतलब कुछ केमिकल्स वाले युद्ध होंगे, कुछ क्या बोलते दिमाग वाले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होंगे। बट देखो
यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल वारफेयर ही चल रहा है। मतलब एक तरीके से हम सोचेंगे जैसा कि हमारे शिवाजी महाराज के टाइम पे गनी में कावा हुआ करता था, हमारे आचार्य चाणक्य के टाइम पे एक कुछ तो भी एक नीति हुआ करती थी जो छल नीति, मतलब दुश्मन के दिमाग से खेलना, हमारा संख्या बल कम होने के बावजूद टेक्नोलॉजी से खेलना। सो इस तरीके से ये तो सब कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, डिफेंस सिस्टम वगैरह। बट एक आपको समझ में आए क्योंकि हमारे जो वीडियोस है वो कॉमन जनता के लिए, तो क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इनको पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया कहाँ पे जाता है, या फिर हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जो लोग यूपीएससी की स्टडी करते हैं या फिर एमपीएससी या फिर कोई एग्जाम, गवर्नमेंट का एग्जाम, जिसके लिए ये एग्जाम वगैरह लिए जाते हैं और वो कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। हालांकि इसमें से भी कुछ डाटा छुपाया जाता है, कुछ डाटा बताया नहीं जाता। मतलब एक एग्जाम्पल लेके चलो तो शिवाजी महाराज, इन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर कैसे किस तरीके से राज्य की स्थापना की, उसके बारे में किताबों में कम पढ़ाया गया। और जो मुगल का वगैरह हो गया, दिल्ली सल्तनत, उसका डाटा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट। बट किस तरीके से आप समझो इस चीज़ को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो अब आर्ट्स में हो गया, साइंस में हो गया, कॉमर्स में हो गया, तो अलग अलग इनकी जो फैकल्टी होती है। सो जो साइंस वाले विभाग वाले जो सब्जेक्ट्स आ गए, जिसमें आ गया आपका फिजिक्स, आ गया केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका आ गया ज्योग्राफी, और नहीं ज्योग्राफी इसमें आ गया आर्ट्स में। सो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो और एक हमारा जो था मराठी, उसको ऑप्शन था आईआईटी, और इंग्लिश। सो आप सोचो समझो कि वहाँ पे तो इन सब का इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह ये सब कुछ बताया ही नहीं जाता, सिर्फ उनको वही। तो जो साइंस स्टूडेंट पहले से थे, अब मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो मैंने मराठी भी सीखा, उसमें साइंस भी सीखा है बाद में 12th में, और उसके बाद में उसमें रिकॉर्ड भी किए हैं। मैं उसको एक आध दिन बताऊंगा एक्सप्लेन करके, ठीक है, या आप देख सकते हो टॉपिक्स वगैरह। सो ये मेरा इंस्टीट्यूशन का है। सो पूरी 4 कॉलेज का टॉपर हूँ, और मेरा एक 24 साल का फिजिक्स का रिकॉर्ड भी है, ग्रेजुएशन का, सब मैं बताऊंगा। और मेरा जर्नी वगैरह कैसा रहा, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ वगैरह, ठीक है। सो ये एक ऑनलाइन इसका मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा कि क्या म्यूज़िक वगैरह डेवलपमेंट चल रहा है, म्यूज़िक प्रोडक्शन का, और किस तरीके से हम गाना वगैरह बनाते हैं। सो ये सब कुछ बताऊंगा। बट अब देखना, एक चीज़ समझो, जैसा कि ये जो बातें होती है पॉलिटिक्स से लेके, या फिर ये लॉज, जितना भी रूल्स रेगुलेशंस, तो हमें इतना एजुकेट किया ही नहीं जाता। एक्चुअल में बिजनेस को सीखने के लिए आपको बिजनेस प्रैक्टिकल या फिर उसको फील्ड में आना पड़ेगा। जो काम करता है उस फील्ड में, किसी भी, चाहे होटल में या फिर कपड़ा की सेल्स की दुकान है या फिर कोई भी सेक्टर हो, वो जो बंदा होता है, लड़का या फिर लड़की, किसी भी सेक्टर में, वो काम करने के बाद सीखते हैं, बिजनेस करने के बाद, बिजनेस वालों के साथ रहने के बाद सीखते हैं, ना कि एमबीए का कोर्स करके, है ना। सो वो सब टेक्निकल बातें तो आती है, जो कुछ थियोरेटिकल बातें आ गई, बट एक्चुअल में यही चीज़ होती है। सो ये इम्पोर्टेंट बातें मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये सब बातें किताबों में कवर नहीं की गई है, और ना ही इसके किसी के पास इतना वक्त होता है कि आप जाके हर एक चीज़ को सर्च करो। बट मैं अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और आती रहेगी, हम उन पे डिस्कस करेंगे। आप भी अपने प्रॉब्लम्स बताओ, हम उस पर चर्चा करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आपका माइंडसेट अगर बहुत नेगेटिव काम कर रहा है तो उसको पॉजिटिव कैसा करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, पॉजिटिव हो, तो आपको किस तरीके से नेगेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करना है, उसके लिए पर्याय सोचना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, और आपको हर एक आने वाली समस्याओं के लिए प्रिपेयर कैसे होना है, इसके बारे में हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं। सो आप इस चैनल पे, हमारा यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उस कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक्स की वीडियो चाहिए। सो मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें काम की होंगी, कोई काम की नहीं भी होंगी, बट
एक मैं आपके साथ हूँ। सो आपका दोस्त SBK एम्पायर। सो इसी बात पे चलो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। और आपका सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी धूप बहुत खतरनाक बढ़ने वाली है, क्योंकि हीट वेव्स आने वाली है और कई जगह पे आ भी गई है। सो इस गर्मी में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूसेस पियो, छाछ वगैरह पियो, एंड मस्त रहो, खुश रहो, चाहे दुनिया में कितना भी दुख दर्द हो। बट अपनी सेहत का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो एंड अपना काम करो। सो थैंक यू सो मच।